हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में, जहां पे हम करते हैं रिएक्शन। आज की वीडियो 5 करोड़ का घाटा 15 दिन में, रियलिटी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, बिजनेस बंद, टेक बर्नर और भुवन बम। The time is 4:00 p.m. जेन जी वे की वीडियो है ये। बाकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि कैसे बिजनेस फेल हो जाता है इंडियन यूट्यूबर्स का कैसे फेल हो गया। ये क्रिएटर्स को जो कंपनी स्पॉन्सरशिप करने के करोड़ रुपए देती है ना, ये इनके लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। और इनके जहर के अंदर 90% ऑफ यूट्यूब इंडिया ऑलरेडी घेरा जा चुका है। अभी किस क्रिएटर को किस टाइप की स्पॉन्सरशिप के कितने पैसे मिलते हैं, या फिर वो लोग कितने पैसे अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, उन चीजों के बारे में तो हम वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। बट हम मेनली इस वीडियो के अंदर उन बिजनेसेस की बात करेंगे जो क्रिएटर्स ने बनाने की कोशिश तो बहुत की है पर बना नहीं पाए। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिएटर्स को बिजनेस बनाना भी क्यों जरूरी है, और उससे पहले ये समझना होगा कि क्रिएटर्स पैसा कमाते कैसे हैं। आप किसी भी क्रिएटर को देख लो, ऑन एन एवरेज उसकी इनकम का 15 से 20% अमाउंट जो होता है वो आता है उनका गूगल एडसेंस से। और बाकी एडसेंस को तो चिल्लर मनी बोलते हैं भाई, यूट्यूब की दुनिया में एडसेंस को चिल्लर मनी बोलते हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बात बता दूं, ठीक है। का जो 80% अमाउंट होता है वो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट इनकम से आ रहा होता है। तो अगर कोई क्रिएटर है जो शॉर्ट वीडियोस बनाता है और उसकी हर वीडियो के ऊपर 4 से 5 मिलियन व्यूज आते हैं और उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरी तरफ एक क्रिएटर है जो लॉन्ग वीडियोस बनाता है और उसके भी 10 ही मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उसके पर वीडियो पे सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो जो लॉन्ग वीडियोस बनाता है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 5 से 7 गुना तक ज्यादा पैसे कमा, क्योंकि 5 से 7 ज्यादा एड्स होंगे उसके वीडियो पे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर वही क्रिएटर फाइनेंस या फिर बिजनेस कैटेगरी के अंदर काम करता है और जो दूसरा क्रिएटर है जो लॉन्ग वीडियोस बनाता है और वो बिजनेस में काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है। आप लोग किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, उसके साथ साथ किस कैटेगरी के अंदर कंटेंट बना रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सारी चीजों से एक चीज पर व्यूज भी उसी हिसाब से मिलेंगे ना भाई, देखो वही बात है, वाइस वर्सा है, दोनों चीजें समझ आती है कि आप लोग एट द एंड पैसा तो बना ही रहे हो, पर आपका पैसा किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है या फिर आना रुक सकता है, क्योंकि सारे एक बार देख लेता हूँ किसमें रियल एस्टेट के वीडियो कौन देखता है, तुम देखते हो क्या? डिजिटल मार्केटिंग सभी देखते हैं, ठीक है। बिजनेस, हाँ मतलब थोड़ा बहुत सभी देखते हैं, बिजनेस भी थोड़ा। फाइनेंस इन्वेस्टिंग कोई नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। ट्रैवलिंग, हाँ व्लॉग्स तो देखते हैं सारे। कुकिंग बहुत कोई देखता है, सही बात है। कुकिंग के देखो तो व्यूज के हिसाब से कुकिंग के एक वीडियो में 1.5-2 मिलियन व्यूज आते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, हाँ ठीक ही है। सारे क्रिएटर्स रोज रात को खुद को बेच के सोते हैं और अगले दिन का डर लेके सोते हैं कि भैया कल को खरीदने वाले लोग ना चले जाएं। अगर तुम लोग कैरी, आशीष या फिर भुवन जैसे क्रिएटर्स को साइड कर दो ना, तो हर क्रिएटर का ऑलमोस्ट लाइफ स्पेन सिर्फ 4 सालों का है। और मैं कोई छोटे नाम लेने की बात, ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि लाइफ स्पेन यूट्यूब में 4-5 साल का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसी में जो करना होता है वो कर लो यार। और मतलब अगर कुछ करने के पर्पज से यूट्यूब पे आए हो तो फिर कर लो, और ना ठीक है, क्रिएटर रहोगे कोई दिक्कत नहीं। और मैं भी इसी पर कि यार मतलब वही वीडियो बना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोनेटाइजेशन और इससे, डेली सिर्फ वीडियो बनानी है, बात खत्म। मतलब वैसे भी टाइम स्पेंड होता ही है, तो क्या दिक्कत है, वीडियो नहीं कर रहा। तुम लोग विवेक बिंद्रा देख लो, तुम लोग संदीप महेश्वरी देख लो। संदीप महेश्वरी के 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनके एवरेज व्यूज सिर्फ 5 लाख आ रहे हैं, जो उनके टोटल सब्सक्राइबर के 2% तक भी नहीं है। और ऐसा सिर्फ इन क्रिएटर। संदीप महेश्वरी पे भी रिएक्शन करो क्या एक बार, क्योंकि देखो उनका पुराना वीडियो मुझे ठीक लग रहा था, और नए वाला थोड़ा सा मतलब समझ रहे, बोलोगे तो मैं उस पर भी करूँगा, ठीक है, बोलना अगर चाहिए। इसके साथ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के साथ होता है, और ये यूट्यूब इंडिया की एक डार्क साइड भी है, क्योंकि जहां आपका पूरा का पूरा करियर किसी एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर भी नहीं सकते हो। अभी आप लोगों को ये चीज फिगर आउट करनी पड़ती है कि अगर गलती से भी आपका यूट्यूब करियर खत्म हो गया तो आपको पीछे से फीड कौन करेगा। तो अगर आप लोग एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर हो तो आपका एरा कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। एक टाइम पे हनी सिंह का चलता था, आज दिलजीत का चल रहा है, कल किसी और का चलेगा। बट इन सेलिब्रिटीज के पास एक प्रिविलेज होती है कि इनके पास पैसा बहुत सारा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को उठा के डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर एक सेलिब्रिटी ने 50 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और उसमें से 2 स्टार्टअप भी सक्सेसफुल हो गए, तो उनके पैसे 50 गुना तक बढ़ जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिएटर्स के पास ना ही इतने पैसे होते हैं, और अगर पैसे होते भी है तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि स्टार्टअप्स को फिगर आउट करके उसमें पैसा लगा दिया जाए। तो 90% क्रिएटर्स तो इसी माया जाल के अंदर फंसे रह जाते हैं कि साला इतने पैसे इकट्ठे करके अभी करना कहां है, इसको इन्वेस्ट किधर करना है। बट उसके अंदर से 10% क्रिएटर्स ऐसे स्मार्ट निकल के आते हैं जो उस
पैसे से अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। पर वो 10% क्रिएटर्स में से लिटरली 1% ही ऐसे क्रिएटर होते हैं जिनको एक्चुअल में धंधा करना आता है। बाकी लोग तो पैसा ज्यादा तो सिर्फ धंधे में कूद जाते हैं। और ये धंधा कोई ताश का गेम नहीं है ना कि भाई एक बार मैच लगाना शुरू तो करो, खेलते खेलते अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आप लोग धंधे को गलत तरीके से चलाओगे तो आप लोग हर दिन लाखों रुपए का घाटा करोगे। या धंधा कौन चलाता है भाई? एक बार पैसे आ जाएंगे तो 100 को आ जाएंगे तुम्हें ज्ञान देने वाले, धंधा ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, 20 और मैनेजर तो होता ही है सबका। यार ये फिर एक ऐसी पैरालाइज कंपनी बना के छोड़ दोगे जिसको आप लोग बंद भी नहीं कर सकते और चला भी नहीं सकते, क्योंकि चला रहे हैं तो घाटा हो रहा है और अगर बंद कर रहे हैं तो बदनामी। अब मैं भुवन बाम की हुतियापा ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अरे यार कितने टाइम बाद इसका नाम सुना है। आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले हम फैजू के ब्रांड के बारे में बात करते हैं जिसने एक परफ्यूम लॉन्च किया था। तो एज एन क्रिएटर आप लोग जब भी कोई भी ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपको ये चीज फिगर आउट करनी पड़ती है कि आपकी ऑडियंस वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की विलिंग भी है या फिर नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अभी मैं ध्रुव राठी को बोलूं या फिर सौरभ जोशी को बोलूं कि भैया तुम लोग प्रोटीन पाउडर बेचना शुरू करो। अभी प्रोटीन पाउडर, उनका जैसा शरीर है वो लोगों से कोई हेल्थ टिप्स थोड़ी लेगा। या फिर मैं कैरी मिनाटी को बोलूं कि भैया एक कोर्स बना दो कि बिना गाली के बातें कैसे करते हैं, कोई खरीदेगा थोड़ी। हाँ, अगर वही कोर्स ध्रुव राठी बनाएगा तो लोग पक्का खरीदेंगे क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू वैसी बन चुकी है। तो फैजू एक फैशन कंटेंट क्रिएटर है और उसने खुद का डीओ निकालने का सोचा, जो कि दूर से देखने में तो एक अच्छा आइडिया लग रहा है कि भैया बेचा जा भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला ब्रांड फैजू ने अकेले लॉन्च नहीं किया था, उनकी एक टीम है 07 नाम से, जिसके अंदर शायद 7 लोग हैं और जितने भी 5 या 7 लोग हैं उन सबने मिलकर इस ब्रांड को प्रॉपरली प्रमोट किया था। उसके बाद भी जाके ये ब्रांड लिटरली फेल हो गया। इनके प्रमोशन से नहीं चलता। प्रमोशन देखो यार, इसमें एक कंफ्यूजन है। प्रोडक्ट अच्छा हो तो प्रमोशन होता है। प्रोडक्ट की पहले मार्केट रिसर्च की जाती है, कई टाइम तक उसको टेस्ट किया जाता है मार्केट में, उसके बाद कहीं जाके एक छोटे वे में प्रमोशन किया जाता है, तब उसका रिस्पांस देखा जाता है, फिर बड़े वे में। अरे यार बहुत है भाई सब। के ब्रांड का नाम था 2407, जिसको अगर मैं आज की डेट में जाके अमेज़न के ऊपर सर्च करता हूँ ना तो सबसे ऊपर चप्पल आ जाती है। वैसे तो इनके प्रोडक्ट को अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है, जिसका ये रीजन नहीं है कि भैया बिक बहुत रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी। 479 और 479 की रेटिंग है भाई, क्या भी है, रिव्यू तो अच्छा। सप्लाई नहीं पूरे कर पा रहे। इंडिया मार्ट के ऊपर इनका 500 वाला परफ्यूम लिटरली 75 रुपए में बिक रहा है। इनका सामान ऑनलाइन बिक नहीं रहा था तो अभी ऑफलाइन रिटेल शॉप्स के ऊपर बेचने की तैयारी कर रहे हैं और जो बचा हुआ सामान है उसको 75 रुपए में बेच रहे हैं। अभी इनका ये ब्रांड 75 रुपए में 150 ml। अरे यार क्या दिन आ गए भाई। चलने के काफी सारे और भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड एक्टिव नहीं है, इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, इवन एसएसएल सर्टिफिकेट तक नहीं है, तो मैं इनकी वेबसाइट को यूज तक नहीं कर सकता हूँ। और किसी भी वेबसाइट के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट तो वो सर्टिफिकेट होता है जिससे क्रोम को पता चलता है कि भैया वेबसाइट सेफ है, एटलीस्ट विजिट करने लायक तो है। और आप लोग इनकी वेबसाइट को विजिट एसएसएल कुछ नहीं, 100 रुपए की कितना 1000 रुपए दे के ले सकते हैं करके देख लो, क्रोम वार्निंग दे देता है कि भैया ये मत खोलना, हो सकता है वायरस निकल आए। पर दो चीजें जिनको मैं जज कर सकता हूँ जो कि इनके सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, और वो है इनकी मार्केटिंग। इनके सोशल मीडिया के ऊपर 95,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, जो देखने में तो काफी क्रेजी लग रहे होंगे, पर अगर तुम इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखोगे तो तुम्हें ट्रोमा हो जाएगा। इनकी रैंडम टीम मेंबर्स की रैंडम फोटोज को उठा के रैंडम 50% डिस्काउंट लिख के रैंडम पोस्टर लगा रखी है, और पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स ही चला रहे हैं कि भैया 50% ऑफ पे ले जाओ, एक काम करो बाय वन गेट वन फ्री ले जाओ, या फिर सबसे बड़ा हाईलाइट कि भैया फैजू की कंपनी है उसका परफ्यूम ले जाओ। अरे क्यों ले जाओ? पूरी वेबसाइट के पोस्ट से लेके बायो तक कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर वेराइटीज कौन कौन सी है। जब तुम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट नहीं करोगे तो वो लोग परचेज कैसे करेंगे? तुम लोगों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए था, बट अगर तुम लोग इनका कंटेंट सेक्शन गलती से भी खोल के देख लोगे तो तुम्हें वहां पे नाचते हुए लड़के मिल जाएंगे। और वो परफ्यूम हाथ में लेके नहीं नाच रहे हैं भाई, इनकी रैंडम वीडियोस को उठा के बस वहां पे रीअपलोड कर रखे, जिसका ब्रांड से कोई भी सेंस नहीं है। और ये 95,000 फॉलोवर्स मोस्टली उन्हीं कारण से आए हुए हैं कि भैया रैंडम वीडियोस को उठा के वहां पे बस रीअपलोड कर रखे, जो कि एक फैन पेज बना हुआ है। कितनी शर्म की बात है ना कि आपकी टीम के अंदर 5 या 7 लोग हैं जिनका पूरा का पूरा करियर सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेड है, और आप लोगों को खुद ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी नहीं आती है। आप लोगों ने बनाया कि आप लिटरली लोगों को बता नहीं पा रहे हो, आप बस बोल रहे हो मेरा परफ्यूम है तो खरीद लो। अरे क्यों खरीद लो यार? और एक और इनका डीओ ना बिकने का बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि ये ना मुस्लिम प्रोटेस्ट के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। मैं उस चीज के ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ कि भैया वो चीजें सही थी या फिर नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं भाई था क्या, बट मैं ऐसे सोशल मीडिया पे मत दो भाई। मैंने देखा कि ये लोग मुस्लिम खुद नहीं देना चाहता।
इसके अंदर ना थोड़ा सा अप फ्रंट आके प्ले करते थे, जिससे आपकी मैक्सिमम ऑडियंस ना मुस्लिम फैंस बन गए थे और मुस्लिम लोग अल्कोहल को अवॉइड करते और आपके डीओ के अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल अवेलेबल थी। तो आपका ब्रांड ना चलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज किया था शायद वो एक अच्छा प्रोडक्ट था ही नहीं अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। और क्योंकि आप लोग फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो अगर आप लोग कोई एसेसरी लॉन्च करते या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाते ना, तो वो चलने के ज्यादा चांसेस रहते। बट इंडिया के अंदर हमारे क्रिएटर्स क्लोथिंग ब्रांड बना रहे और इतनी बुरी तरह फेल कर रहे हैं कि भैया नाक नहीं दिखा पा रहे। तुम लोगों ने भुवन बाम को Uthiapa.com या फिर सिस्टम क्लोथिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर मैं सिस्टम क्लोथिंग के बारे में बताऊं तो पिछले 8 या 9 महीने से उनके इंस्टाग्राम पे लिटरली एक पोस्ट तक नहीं आई है। और अगर गलती से भी आप लोग वेबसाइट खोल के देख लोगे तो वो तो मेंटेनेंस मोड पे पड़ी है। इसको इनडायरेक्टली भाषा के अंदर सिर्फ यही चीज बोली जाती है कि भैया धंधा नहीं चल रहा है। और भुवन बाम का सिनेरियो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड बना रखी है Uthiapa.com, जिसको वो बंद भी नहीं कर पा रहे। वो आदमी मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा सोचता है कि भैया इसको अगर मैं अपनी एड में दिखाऊंगा तो इसकी वजह से मेरे कपड़े बिक जाएंगे, पर वो आदमी खुद की वेबसाइट पे खुद के कपड़े नहीं बेच पा रहा। और अगर यही चीजें गलती से भी पब्लिक कर देंगे कि भैया हमारी खुद की कंपनी बंद हो चुकी है, तो हो सकता है कि इनको ऐसी स्पॉन्सरशिप मिलना ही बंद हो जाए। ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से इनकी ना ही प्रोडक्ट्स की कोई भी एड चल रही है, ना ही इनका सोशल मीडिया एक्टिव है, ना ही कोई भी नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा रहा है, और ना ही ये लोग कहीं पे भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। कहीं पे प्रमोट नहीं कर भाई। सबसे बढ़िया प्रमोट सलमान खान, बीइंग ह्यूमन। भाई कहीं भी भाई टी-शर्ट पहन के चल जाते यार, प्रमोशन हो गया भाई। क्या बस एक जिंदा कठपुतली को बना के छोड़ रखा है, जिसके ऊपर लिटरली 1000 लोग ये सारे पता नहीं कोई एक नहीं होता कि भाई पैसे आ गए खोल दो बिजनेस चलने पड़ेगा, यहाँ से पैसे आ रहे हैं यहाँ से पैसे आ जाएंगे। वो बोलते हैं ना 6 वे ऑफ इनकम, तो वही सारे लॉजिक दे के। अच्छा एक और चलता है, पैसे हैं रेस्टोरेंट खोल दो, तक विजिट नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग फैशन इंडस्ट्री से नहीं हो तो आप लोग क्लोथिंग ब्रांड बना नहीं सकते हो। टेक बर्नर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो पूरी की पूरी कंपनी अलग है, उसके अलग से डिजाइन है, वो अपने खुद के लोगोस को प्रिंट करके नहीं बेच रहे या फिर अपने सिस्टम ब्रांडिंग को नहीं बेच रहे हैं। अगर आप लोग अपनी मर्चेंडाइज सेल करके अपनी करंट लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो वो समझ आता है। बट अगर आप लोग एक ऐसा धंधा बनाना चाहते हो जो आपके यूट्यूब के करियर खत्म होने के बाद आपको फीड कर सके, तो मर्चेंडाइज तो वर्स्ट चॉइस है ना, क्योंकि आपकी मर्चेंडाइज कोई भी एक बार खरीदेगा, दूसरी बार तो खरीदेगा नहीं, और अगर खरीदेगा भी तो सिर्फ तभी तक खरीदेगा ना जब तक आप लोग रेलेवेंट हो। अगर आपका यूट्यूब करियर डाउन चला गया गलती से, तो आपकी मर्चेंडाइज का बिजनेस भी तो डाउन ही जाएगा ना। तो आपका अगर बिजनेस पूरा का पूरा आपके यूट्यूब करियर के ऊपर डिपेंड करता है तो वो तो बिजनेस ही ट्रैश है। और यही सेम चीजें कोर्सेज के अंदर भी इंप्लीमेंट होती है। कुछ लोग इस चीज में पता है बाप है टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी मुझे जहाँ लगता है कि आज तक किसी को नहीं पता भाई कि वो क्या किस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन देखो इससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब ऑडियंस या कुछ तो किया है भाई। मुझे मतलब जहाँ तक मतलब अभी जिस पोजीशन पे गुरुजी है आज से 10 साल पहले वहाँ पे नहीं थे, तो फ़ायदा तो हुआ यूट्यूब से उनको। ठीक है, बोल सकते हैं कि भैया अंकुर वारिकू ने 70 करोड़ के कोर्स बेच दिए, बहुत ही बढ़िया चीज है। बट अगर तुम लोग अंकुर वारी भी इसमें ठीक मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली देखो तो अंकुर वारिकू का मेन बिजनेस कोर्स सेल करना ही है। ये अंकुर वारिकू सर यूट्यूब से कम पैसा कमाते हैं और कोर्सेज से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर एज एन क्रिएटर आप लोग कोई भी ब्रांड बना रहे हो तो आपका ब्रांड आपके नाम से नहीं चलना चाहिए, आपके काम से चलना चाहिए। मैंने ना बहुत सालों तक अननोइंगली HRX के कपड़े खरीदे और मुझे बहुत बाद में पता चला कि अच्छा ये तो ऋतिक रोशन का ब्रांड है। मैं HRX के कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा था कि भाई वो ऋतिक रोशन का ब्रांड आ रहा है, मुझे तो उस टाइम पे पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इनकी क्वालिटी अच्छी थी, सामान सस्ता था, मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल था, तो मैं खरीद लेता था। यूट्यूब आपको जो रिसोर्सेज और पैसा दे रहा है उससे आपको एक अच्छा ब्रांड बनाने पे फोकस करना चाहिए। और यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, एक साइड बिजनेस शुरू कर ले रहे हैं। और ऐसे एक फनी मोमेंट सौरभ जोशी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने कुनानी नाम से एक नया टॉय लॉन्च कर दिया था। जब मेरे को ये क्या है भाई, फनी मोमेंट सौरभ जोशी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने कुनानी नाम से ये क्या है, बुक्स बनाया हुआ है क्या, पता नहीं क्या से एक नया टॉय लॉन्च कर दिया था। जब मेरे को इनिशियली किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज बताई थी ना कि भैया कुनाली के नाम से एक नया खिलौना लॉन्च किया जा रहा है और वो भी सौरभ जोशी के चैनल के ऊपर, तो मुझे लगा था कि भाई क्या क्रेजी स्टंट है। आप लोगों के पास 25 मिलियन से ज्यादा की फॉलोइंग है और आपको सारी दुनिया क्रिटिसाइज ये करती है कि भैया आपको सिर्फ बच्चे देखते हैं और आप लोग बच्चों के लिए खिलौना बना दे रहे हो। कितनी क्रेजी चीज है यार ये। बट उस जगह पे सबसे बड़ा फकअप पता है क्या हुआ कि इन्होंने खिलौना लिटरली 1000 रुपए का लॉन्च कर दिया। 1000 रुपए में एक इंडियन बच्चे को पूरे साल खिलौने दिए जाते हैं और ये सिर्फ तो खिलौना दिखने में लग भी नहीं रहा भाई।
सिर्फ एक खिलौना बेच रहे थे। और जैसे मैंने प्राइस देखा था मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि ये चीज वर्कआउट नहीं करने वाली है, पर इतना बुरा फेल होगी ये चीज मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। इन्होंने बहुत उम्मीदों से उस खिलौने के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और सोच रहे होंगे कि भैया करोड़ों रुपए के बेच देंगे। वो 1000 रुपए का खिलौना लिटरली इतना गंदा फेल हुआ ना कि इनको 3-4 दिनों के अंदर वो वेबसाइट को बंद करना पड़ा था। इनको समझ आया कि खिलौने बिक ही नहीं रहे। और आज की डेट में मैं इनकी वेबसाइट अभी सामने खोल के बैठा हूं और इन्होंने लिटरली अपना शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन तक को अपग्रेड नहीं किया है। इनकी वेबसाइट अगर तुम लोग खोलने चले जाओगे तो ये खुलेगी ही नहीं। जब आप लोगों को ये चीज बुरा हुआ पता है कि आपको बच्चे देख रहे हैं तो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि बच्चों के पास कभी भी परचेजिंग पावर नहीं होती है। मार्केटिंग के अंदर एक रूल होता है कि हमेशा उस बंदे को ऐड दिखाई जाती है जो उस सामान को खरीद सकता है, उसको नहीं दिखाई जाती जिसको सामान की जरूरत है। हमारी मार्केटिंग एजेंसी में हम एक स्कूल की मार्केटिंग करते हैं तो हम बच्चों को थोड़ी टारगेट करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। बट अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये विजन था कि आप लोग बच्चों को प्रोडक्ट दिखाओगे, उसके बाद वो घर जाके जिद करेंगे और उसके बाद खरीद लेंगे, तो यही ऑफलाइन में ये चीज हो सकती है पर ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं भी सेंस बनाती थी। बट तभी तक ना जब उसका प्राइस कम हो भाई, 1000 रुपए का पेरेंट्स लेके थोड़ी दे देंगे, और आप उसको 1000 का तब बेच रहे हो जब आपको खरीदने की कॉस्ट 250 रुपए से भी कम पड़ रही है। आप 250 रुपए में एक प्रोडक्ट को उठा रहे थे, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे थे और आगे 1000 रुपए का बेच रहे थे। आपको उसको सस्ता बेचना चाहिए था और ये 250 वेबसाइट पे नहीं चलती ये चीजें जो मतलब 100 का नंबर कहां से आया मैं तुम्हें बता देता हूं। हमारी टीम ने इनके होलसेलर को रीच आउट किया था। सबसे पहले हमने फिगर आउट किया कि ये लोग खिलौने को सोर्स कहां से कर रहे हैं। उसके बाद हमने उस कंपनी को रीच आउट किया, उनसे एक एस्टिमेटेड प्राइस लिया और वो तुम्हारे सामने पेश कर दिया। तो कुछ क्रिएटर्स के प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो 75% का ग्रोस प्रॉफिट रख रहे थे, और वो भी उस टाइम पे जब आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लिटरली माइनस के अंदर है, 0 है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट। और कुछ प्रोडक्ट्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि आप लोगों को उसको बेचना ही नहीं आया। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपना करियर चलाते हो पर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने नहीं आई। और कुछ बिजनेस इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो लोग सामान गलत बेच रहे थे, वो लोग अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे थे, जो बिजनेस बन ही नहीं सकता है कभी। पर ये सारे के सारे फेलियर्स के अंदर सबसे सुंदर चीज पता क्या है, इन क्रिएटर्स ने एट द एंड एफर्ट तो मारे, कोई कोशिश तो करी है। 90% क्रिएटर्स आज की डेट में भी इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड्स नहीं बना रहे हैं। कैरी जैसे बंदे का कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है उसकी, कुछ भी नहीं है। वो आदमी हो सकता है कि इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर हो पर उसके पास कोई भी ब्रांड थोड़ी है। भगवान ना करे पर गलती से भी अगर कैरी मिनाटी का डाउनफॉल शुरू हो जाए तो वो रोटी कहां से खाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, मेरे को सारी चीजों की नॉलेज है कि भैया करियर डाउन जा सकते हैं, आपको पैसा बचाना चाहिए या फिर धंधा बनाना चाहिए, सबको पता है। पर ये लोग ना कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जो स्पॉन्सरशिप का अमाउंट हर महीने इनके अकाउंट में आ जाता है ना, वो इनको खोखला कर रहा है। तुम्हें ये फिलोसफी पता है ना कि भैया हर दूसरा बंदा जॉब के अंदर जो रह रहा होता है वो बिजनेस करना चाहता होता है। वो आदमी रोज खुद को सिर्फ एक ही कसम दे रहा होता है कि भैया अगले महीने जॉब छोड़ूंगा और खुद का धंधा शुरू करूंगा। बट अगले महीने की 1 तारीख को 50,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाता है। जो बैठे बिठाए हर पेट भर गई, नींद आ गई, महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स सैलरी आती रहती है ना, इससे आदमी आलसी बहुत हो जाता है। और यही सेम ट्रैप के अंदर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर फंसे पड़े हैं। हर स्पॉन्सरशिप के 40 से 60 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, क्यों काम करना है। और ये सोच कितनी मुझे लगता है कैरी मिनाटी बहुत तेज बंदा है यार, उसने ऑफलाइन कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ होगा, ऐसा नहीं है। गलत है, ये हम लोगों को आज समझ नहीं आएगी, आज से कुछ सालों बाद समझ आएगी, क्योंकि हमने अभी क्रिएटर्स को उठते हुए देखा है ना, जो 2016-17 के अंदर कंटेंट बनाते थे, चाहे वो कैरी हो गया, आशीष हो गया, भुवन हो गया, वो आज की डेट में यूट्यूब इंडिया का फेस है। और आज की डेट में वो लोग अपने करियर के पीक के ऊपर बैठे हैं। जब इनका डाउनफॉल आएगा ना तब हम इनको देखेंगे कि भैया डाउनफॉल कैसा होता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखा, हमने चीजों को गिरते हुए नहीं देखा, हमने क्रिएटर्स को खत्म होते हुए नहीं देखे। अगर अमित बढ़ाना भी है तो उसके व्यूज आने काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, पर वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। जैसे एक टाइम पे हर दूसरी मूवी गोविंदा की होती थी और आज की डेट में कोई गोविंदा को जानता तक नहीं है। आज की जनरेशन को तो उनका नाम तक नहीं पता है। जिस दिन क्रिएटर्स के साथ ये चीज होनी शुरू होगी ना, उस दिन उनको रिग्रेट होगा और शायद ये वाली वीडियो उनको याद आएगी। भाई इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है, मुझे नहीं लगता है कोई क्रिएटर खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा यार जहाँ तक मुझे लगता है, पर हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी क्या बोलूँ खत्म नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक कर दो। थंबनेल में ध्रुव राठी का डाउनफॉल दिखा देता हूँ व्यूज में। अरे यार फिजिक्स वाला यूट्यूब तो यूनिकॉर्न कंपनी, भाई मेहनत हुआ यार ऐसा। हाँ ठीक है, पर यूनिकॉर्न है, पर ठीक है मेहनत हुआ। ध्रुव राठी, ध्रुव भाई, ध्रुव, अरे यार ध्रुव राठी का छोटा सा क्लिप डाल देते भाई, पर ठीक है यार वीडियो ठीक है। वीडियो की लिंक आपको, मतलब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जेन जीवे की। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।